नमस्कार साथियों, आप सभी का गृह दिन पर स्वागत है। आज दोस्तों हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि केवीएस इंटरव्यू से ही रिलेटेड है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो अपकमिंग केवीएस इंटरव्यू है तो उसके लिए हमें क्या क्या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हमें अपने डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करनी है, कितने सेट्स तैयार करने हैं हर डॉक्यूमेंट के, ये सारी बातें जो है आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो इंटरव्यूअर के पास आपका जो बायोडाटा फॉर्मेट होता है वो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ मिलेगा भी, वो आपको भर के भी ले जाना पड़ेगा। तो उसको भी डिटेल में हम जानेंगे कि किस तरीके का उसका फॉर्मेट होता है, उसको किस तरीके से फिल करके लेके जाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो बेसिक कुछ बातें और होती हैं इंटरव्यू के लिए वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर आपका जो भी कमेंट हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए आइए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पहले से यह सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केवीएस इंटरव्यू। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन, डीएलएड, जेबीटी, बीएड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, जहां तक भी आपने क्वालिफिकेशन की है, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आपने केवीएस के लिए अप्लाई किया होगा, जहां तक भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन फिल की है, तो यह जो भी रिक्वायर्ड है वो उसके आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अपने साथ रखनी होंगी। आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, डीएलएड, जेबीटी या बीएड, जो भी आपने किया हुआ है, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ रखने होंगे। उनकी कॉपीज भी आपको करानी होंगी, कम से कम दो। ठीक है, इसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है, बट अगर ओबीसी या एससी से हैं तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लिया है तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो है ईडब्ल्यूएस वाला वो भी रखना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी कॉपीज है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आप जिस स्टेट में रहते हैं या जहां भी है आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पर उसकी जरूरत पड़ सकती है, और रिसेंटली का ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने केवीएस के लिए अप्लाई किया होगा उसका भी एक प्रिंट आउट, जो फाइनल प्रिंट आउट होगा वो आप अपने पास जरूर रखें, जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उनके पास होता है फिर भी आप अपने पास रखेंगे। बाई चांस अगर किसी का, ये आप अपनी केवीएस की वेबसाइट से जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, वहां से भी आप निकाल सकते हैं अगर किसी ने नहीं निकाला हो तो। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड जो आपका रिटन एग्जाम का, वो भी आप अपने पास रखें, जरूरत पड़ सकती है, वैसे इतनी पड़ती नहीं लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू कॉल लेटर, जो आपका इंटरव्यू में अगर आपका नंबर आता है तो इंटरव्यू के लिए भी अलग से कॉल लेटर आएगा, तो वो तो आपको लेकर जाना ही होगा। इसके अलावा अब ये तो सारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब आपको क्या रेडी करना होगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल रेडी करनी होगी जिसमें आप अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आईडीज वगैरह जो है वो सारी रखेंगे, है ना, उनको सीरियल क्रम में आप आराम से उसको लगा लेंगे। इसके अलावा आपको कम से कम 2 अलग छोटी स्मॉल फाइल या प्लास्टिक वाली भी ले सकते हैं, या अपने जरूरत के हिसाब से जैसे आपके पास सुविधा हो वो आप अलग से तैयार करें, जिसमें हर डॉक्यूमेंट के जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल रेडी की होगी उसमें जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लगाएंगे उन सबकी 2 कॉपी करा लीजिए, और एक कॉपी इसकी एक फाइल अलग बना लीजिए और दूसरी कॉपी इसकी अलग फाइल, यानी आपके 2 सेट रेडी हो जाएंगे। तो वो आप अपने साथ जरूर लेकर मतलब तैयार रखें। ये कम से कम हमारे पास इतना फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको बता दी जो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब आता है मेन बायोडाटा फॉर्मेट। हम बायोडाटा फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। जो इंटरव्यूअर, जो आपका पैनल बैठा हुआ होता है, उसके पास वही बायोडाटा फॉर्मेट होता है, वो आपके इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। वो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का लगभग वो होगा जिसमें आप अपनी डिटेल भरकर ले जाएंगे। ठीक है, वो 2-3 कॉपीज में होगा, तो हर पैनल्स के हर सदस्य के पास होगा, वही उनके पास होगा, उनके आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल में रखा होगा वही उनके पास होगा। इसके अलावा उनके पास कोई और डिटेल नहीं होगी। तो देखिए जो बायोडाटा फॉर्मेट होता है उसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहला पन्ना होगा, जिसमें यहाँ पर कॉर्नर में आप अपनी पोस्ट लिखेंगे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अपना रोल नंबर लिखेंगे और आप किस कैटेगरी से, जनरल, एससी जो भी है वो आप लिखेंगे। फिर नंबर 1 पे यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी आपने जो भी एड्रेस फिल किया होगा वो एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर और हस्बैंड्स नेम जो भी है वो आपको लिखना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा और क्या आएगा इसके बाद जो आएगा वो अब हम अगले पेज पे देखते हैं। आइए,
तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नंबर 7, एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। इस तरीके का कुछ आपको एक टेबल दिखाई देगा नंबर 7 पे, जिसमें सीरियल नंबर है, फिर उसके बाद लिखा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। यानी कि ये जो नंबर 7 पॉइंट है इसमें आपको अपनी एकेडमिक और जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देनी है, जो आपने अप्लाई करते समय भी ऑलरेडी फिल की होगी। यहाँ सीरियल नंबर है, यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जितने नंबर तक वो आप फिल कर सकते हैं। ये मैंने कम बनाया और ज्यादा उसमें होंगे। तो यहाँ पर तो आपका जो भी डिग्री है, जैसे आपका +2 से अगर आप शुरू करेंगे तो 12th क्लास का आ जाएगा, ग्रेजुएशन का आ जाएगा। उसके बाद आपने जो जेवीटी, डीएड या डीएलएड, बीएड जो भी किया है वो आ जाएगा। 12th वालों के लिए डायरेक्ट डीएलएड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वो भर सकते हैं। उसका ईयर भरेंगे कि किस ईयर में आपने वो पास किया है। फिर टोटल मार्क्स, यानी आपको टोटल मार्क्स कितने प्राप्त हुए मैक्सिमम मार्क्स में से, वो दोनों आपको डिवाइड में फिल करने होंगे। ठीक है, जैसे आपको 450 प्राप्त हुए 500 में से, तो 450 आउट ऑफ 500, इस तरीके से। फिर यहाँ पे उसकी परसेंटेज आपकी फिल आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरनी है। कौन कौन से आपके उसमें सब्जेक्ट्स थे वो आप सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स, यानी आपको महीनों में उस कोर्स का ड्यूरेशन लिखना है कि कितने महीने का वो कोर्स था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 12th 1 साल का होता है, वो 2 साल का होता है ना +2, तो उसमें आपका 24 मंथ्स आ जाएगा, है ना। ग्रेजुएशन अगर 3 साल का होता है तो आपके 3 साल के यानी 36 मंथ्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से लिखा है किया है आपने वो कोर्स, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स लेवल और पे बैंड विद ग्रेड पे। इसमें जो भी ये उन लोगों के लिए जो पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वो इसमें आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ सीरियल नंबर दिया, इसमें भी आपको ज्यादा कॉलम मिलेंगे। सीरियल नंबर आ जाएगा, पोस्ट हेड यानी आप किस पोस्ट पर है वो आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा है, जैसे मैंने भी टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो मुझे ये फिल करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखूंगा 1। मैं ऑलरेडी केवीएस में एज ए पीआरटी पोस्टेड हूं, तो यहाँ मैं अपनी पोस्ट भरूंगा पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर। फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रहा हूं उसका नाम। जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में हूं तो मैं यहाँ केवीएस लिख दूंगा। और फिर है इंडिकेट वेदर द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें बताना है कि हम जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, यानी पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई पीएसयू है या ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है जैसा है मैं भरूंगा यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो यहाँ फिल हो जाएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, आपको पता ही होगा जिस भी जॉब में आप होंगे। प्राइवेट जॉब वालों को ये फिल नहीं करना है। उसके बाद पीरियड कि मैं कब से कब तक यहाँ पर हूं। जैसे मैंने 7 सितंबर 2019 में मैंने ज्वाइन किया था तो वहां की डेट आ जाएगी और अब तक, है ना, ये अभी तक चल रहा है तो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। फिर पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी मुझे लगभग 3.5 साल हो गए तो वो टाइम आ जाएगा, वो यहाँ मैं फिल कर दूंगा। फिर मेरा जो भी ग्रेड पे है वो यहाँ पे हम भर देंगे। जैसे प्राइमरी टीचर्स का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, टीजीटी इसका 4600 होता है और पीजीटी इसका 4800, या जो भी आप जिस जॉब में होंगे वो आपको पता होगा, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 8 तक। अब आइए देखते हैं आगे इसमें क्या आएगा। इसके बाद जो आपका अगला पेज आएगा उस नेक्स्ट पॉइंट, उस पे नंबर 9 पर होगा ए शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। यानी आपको आप जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है तो आप उस पोस्ट के लिए किस तरीके से सुइटेबल है उसके बारे में कुछ 1-2 लाइनें आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया होगा ज्यादा सा, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए किस तरीके से सुइटेबल, यानी आप अपनी जो भी क्वालिटीज है वो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नंबर 10 है एनी स्पेशल अचीवमेंट्स। अगर आपका कोई भी स्पेशल अचीवमेंट रहा हो आपके कैरियर में तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कि ध्यान रहे कि जो भी आप करें ध्यानपूर्वक करें, अगर नहीं है तो आप इसको नील कर सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड फिर इंटरव्यू जो है पैनल वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो उसके लिए अगर आप जो भी लिखें तो अच्छे से प्रिपेयर करके भी जाएं, क्योंकि यही फॉर्मेट जो है उनके हर पैनल के सदस्य के पास होता है। वो इसी को देखकर जो आपका इंटरव्यू लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन उनके पास होगी, है ना, आपके बारे में पूरी जानकारी वो आपका अंदाजा इसी से लगाएंगे। तो इसमें जो भी डिटेल भरें सही बिल्कुल भरें और ईमानदारी से भरें, और जो भी भरें उसके लिए प्रिपेयर करके जरूर जाएं। लास्ट में आपकी डेट आ जाएगी जिस दिन आप इंटरव्यू देंगे और आपके सिग्नेचर आएंगे। तो इस तरीके का ये पूरा जो बायोडाटा फॉर्मेट होता है जो आपके इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ आपको भी मिलेगा ही, और केवीएस की वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा ताकि वहां से आप डाउनलोड कर सकें और इंटरव्यू के दौरान इसको फिल करके ले जा सकें। तो इसको मैं इसकी भी पीडीएफ बनाकर अपने चैनल पे वीडियो के लिंक में मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से जो है डिस्क्रिप्शन में इसको
डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में जो इंटरव्यू के दौरान जरूरी होते हैं। देखिए इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, सबसे पहले तो आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्मल होना चाहिए। आप इसमें व्हाइट शर्ट पैंट व्हाइट शर्ट ले सकते हैं, या फिर हल्के स्काई ब्लू की, या फिर सिंगल स्ट्रिप वाली जो पतली स्ट्रिप लाइंस की वो आप ले सकते हैं ना। फॉर्मल आपका होना चाहिए। ब्लेजर या कोट वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं तो साड़ी को उन्हें प्रेफर करना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर कंफर्टेबल ना हो तो आप कुर्ता पजामा जो सिंपल होता है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट फाइल आपको मैंने समझाई थी कि क्या किस तरीके से आपको बनानी है। बायोडाटा का फॉर्मेट भी मैंने आपको समझाई दिया। ये बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि इंग्लिश इज कंपलसरी और नॉट। तो इंग्लिश वैसे कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाइलिंगुअल है तो अच्छी बात है, और अगर आप इंग्लिश में दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बाइलिंगुअल रहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। यानी आप कहीं कहीं पे इंग्लिश यूज कर सकते हैं, बाकी आप ना हिंदी में ही दीजिए। अब जो मेन पैरामीटर्स और रेटिंग स्केल किस तरीके से आपको नंबर्स मिलेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज में 50 to 55%, कम्युनिकेशन स्किल्स में 20 से 25%, पर्सनैलिटी से 20 से 25%, आईसीटी स्किल्स 10 से 15%। इस तरीके से आउट ऑफ 60 आपको मार्क्स मिलेंगे। अब सब्जेक्ट नॉलेज में क्या आ जाता है, जैसे कि मैथ्स का आप डेमो दे रहे हैं, या मैथ्स की अगर आप नॉलेज है तो आप बच्चों को किस तरीके से फ्रैक्शंस, डेसिमल, एरिया, पेरीमीटर, ये सब चीजें जो हैं वो किस तरीके से समझाएंगे, ये आपकी मेन चीज इसमें जांची जाएगी। इंटरव्यूअर का जो पैनल होगा आपको ये चीज देखेगा। आपने जो भी अपना टॉपिक लिया है उसके लिए आप क्या टीएलएम यूज कर रहे हैं जा रहे हैं, वो चीज आपकी देखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जब भी इंट्रोड्यूस करें तो आपको जो है टॉपिक नहीं बताना है। किसी भी एक्टिविटी या क्वेश्चन आस्क करके बच्चों को या पोएम स्टोरी के माध्यम से आप उसको समझाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद अगर आता है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपका ये चीज देखी जाएगी कि इंटरव्यूअर आपके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो टॉपिक समझा रहे हैं कि वो आप इस तरीके से समझा पा रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ये जांचने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दमदार होना चाहिए, है ना। इसके बाद पर्सनैलिटी में आप किस तरीके से, पर्सनैलिटी में ये देखा जाएगा कि आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो आप किस पॉजिटिव अप्रोच के साथ एंटर करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, नर्वसनेस आपको तो फील नहीं हो रही है, या ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती है। उसके बाद आईसीटी स्किल्स, जैसा कि आजकल क्या है, ऑनलाइन का जमाना आ गया, कोविड के दौरान काफी ऑनलाइन टीचिंग हुई है, तो क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, गूगल क्लासरूम क्या होता है, ऐप होते हैं, गूगल मीट क्या होता है जिसके द्वारा वीडियो कॉलिंग की जाती है, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो क्या उस तरीके से गूगल क्लासरूम पे किस तरीके से बच्चों को होमवर्क भेज सकते हैं हम, किस तरीके से उनका वर्क चेक कर सकते हैं, क्या इस चीज की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी जांच की जाएंगी। अब इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन सिंपल, रॉ एंड रियल रखना है, आपकी रियल लाइफ से रियल होना चाहिए, ईमानदारी से आपको देना है, कच्चा रखना, छोटा होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। और उसमें हॉबीज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉबीज आपकी रियल होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाट यू शुड नो, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको केवीएस में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, जितनी आपको हो वो आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले केवीएस का क्या मिशन है, उसका क्या विजन है, क्यों बनाया गया है ना, क्यों स्थापित किए गए केंद्रीय विद्यालय, इसकी क्या फाउंडेशन डेट है। फाउंडेशन डेट मैं आपको बता देता हूँ, 15 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस ईयर में किया गया वो भी आप याद रखिएगा। हाउ मेनी स्कूल इन इंडिया, इंडिया में इसके कितने स्कूल हैं, और आउट ऑफ इंडिया कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। केवीएस इनिशिएटिव है जो हर साल चलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हर साल इसकी थीम बदलती रहती है। तो इस बार किस प्रदेश की थीम लगेगी, हर साल क्या होता है इसमें एक थीम ले जाती है हर राज्य की। जैसे लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश की थी, इस साल जो है सिक्किम की ली गई है। तो क्योंकि इस साल की सिक्किम है तो आपको पता होनी चाहिए कि पूछ सकते हैं आपसे कि इस बार किस राज्य की थीम ली गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो अभी और भी कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं। इसके अलावा कि केवीएस में हाउ मेनी रीजन्स, इसके कितने रीजन्स हैं इंडिया में, और जीआईईटी जीट यानी कितने जीट यानी कितने इसके केवीएस के क्या है, जोनल इंस्टीट्यूट है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, वो कितने हैं। केवीएस के चेयरमैन कौन है, यानी जो भी मेन इसके ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कम से कम चेयरमैन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो बातें जो हमें याद करके ले जानी है, जिनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी क्या है, निपुण भारत क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एनईपी 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी में आपको ये सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए, अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो। एनसीएफ 2005 के बारे में आप पढ़ें, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईसीसीई एंड बाल वाटिका क्यों लाया गया, अभी क्या है कि केवीएस में प्राइमरी अभी क्लास 1 से होते थे, अब क्या है प्री प्राइमरी क्लासेस भी लाई जा रही है जिनको बाल वाटिका
बाल वाटिका क्या है, क्लास 1 से जो प्री प्राइमरी से लेके जो क्लास 1 to 3 वाली जो क्लासें होती हैं इनको बोला गया है। तो ये क्यों लाया गया, इसका क्या इनिशिएटिव, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़कर जरूर जाएं। और एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको नॉलेज होनी चाहिए 1 to 5 की, खासकर अगर आप प्राइमरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। और एटलीस्ट 10 मैथ्स टॉपिक कम से कम आप रेडी करके लेके जाएं अपने, चाहे वो एरिया, पेरीमीटर, फ्रैक्शन, डेसिमल किसी से भी रिलेटेड हो। और उसको आप ऐसे पढ़ाएं कि आप किस तरीके से आपको नॉन स्टैंडर्ड वे से स्टैंडर्ड वे में लेकर जाएंगे, इस तरीके से आप उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ईवीएस का अगर आप कोई टॉपिक लेते हैं तो आप कोई ऐसा टॉपिक लें जो रियल लाइफ से हो, उसको जोड़ेंगे। और मैथ्स में एक बात हो, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप पैटर्न के ऊपर कोई टॉपिक लेकर जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वही इंटरव्यू रूम से ही कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, चाहे वो चेयर्स हो, टेबल्स हो, कोई बोर्ड हो, दीवार पर कोई बन रहा हो, या जी किसी इंटरव्यू पैनल ने कोई शर्ट पहनी उसी पे कोई पैटर्न बन रहा हो तो वहां से लेने की कोशिश करें। हिंदी में कम से कम 5, इतनी कम से कम इंग्लिश में आप कविताएं जरूर तैयार करके लेके जाएं। और जो भी आपने टॉपिक रेडी किया हो, चाहे वो पोएम हो या कुछ भी हो, ईवीएस का हो, मैथ्स का हो, तो उसकी क्लास की किस क्लास से, और उसका चैप्टर नंबर कम से कम आपको याद होना चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छा सा लिखने की कोशिश करें, सीधा लिखने की कोशिश करें बोर्ड पर जब आप डेमो दे रहे होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी जवाब जो है वो बनावटी नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, ईमानदारी से आपको आंसर देना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कुछ लोगों की क्या होता है एजुकेशन में गैप आ जाता है। मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कई साल का गैप हो गया, उसके बाद उसने बीएड किया या डीएलएड कर लिया, उसके बाद गैप हो गया, उसके बाद 2-3 साल का, उसके बाद आप केवीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए आप कोई ऐसा उल्टा सीधा आंसर नहीं देंगे, सीधा सीधा बता सकते हैं कि भाई मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम की, यानी जो भी हो आपका सही रीजन बताएं, है ना, उसमें आपको कोई बनावटी आंसर नहीं देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें जो आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट फाइल रेडी करनी है ना, कौन सा बायोडाटा फॉर्मेट कैसा होता है, कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या क्या हमें याद रखना है, ड्रेस कोड, इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे देना है, ये सारी जो बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई कमी या कोई सजेशन रह गया तो वो जरूर देना ना भूलें। और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।